Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 25th October in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's start with our first topic, that is Action Plan for Vulture Conservation 2020-2025. The action plan was approved by National Board for Wildlife. An earlier one was formulated in 2006 for 3 year. जो एक्शन प्लान था उसको अप्रूव किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा अक्टूबर 5 2020 पे, और इसका जो अर्लियर वर्जन था वो फॉर्मुलेट किया गया था 2006 में 3 इयर्स के लिए. The new plan has laid out strategies and action to stem the decline in vulture population, especially of the 3 gyps species. जो नया प्लान है वो बता रहा है स्ट्रेटेजीज और एक्शन जिसके द्वारा जो डिक्लाइन हो रहा था वल्चर के पॉपुलेशन, स्पेशली जो 3 जिप्स स्पीसीज थे, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर जिसको कि हम जिप्स पेनगेलेनिस भी कहते हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिसको जिप्स टेनियो ऑस्ट्रिच कहते हैं, और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिसको जिप्स इंडिकस भी कहते हैं. ये जो तीनों वल्चर का स्पीसीज है वो लिस्टेड है IUCN के कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर पे. हाईएस्ट कैटेगरी का इनको प्रोटेक्शन मिला है. दिस वुड बी डन थ्रू बोथ एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन. इनको एक्स सिटू व इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा. The plan also suggests that new veterinary non-steroidal anti-inflammatory drugs be tested on vulture before the commercial release. और जो प्लान वो ये भी सजेस्ट कर रहा है जो नया वेटिनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होगा वो टेस्ट किया जाएगा वल्चर पे बिफोर उसके कमर्शियल रिलीज के पहले. उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इन सब में वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होंगे. सब में अकॉर्डिंग टू दी एक्शन प्लान जो रखा गया है वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 को. तो पूछ सकता है किस किस स्टेट में, तो यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु. वल्चर को हम नेचुरल क्लीन अप क्रू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो डर्टी वर्क होता है क्लीनिंग का आफ्टर डेथ इसको ये वल्चर करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल कैरकास रिसाइकलर भी बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. The Financial Action Task Force is an intergovernmental body established in 1989 during the G7 summit in Paris. तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1989 में G7 के समिट में पेरिस पे. Objective of FATF are to set standard and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threat to the integrity of the international financial system. जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो सेट किया गया है स्टैंडर्ड और प्रमोट करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स का, ताकि कॉम्बैट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को और अदर इससे रिलेटेड जो थ्रेट है इंटेग्रिटी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का उसको के लिए. इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इन पेरिस. और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है OECD के हेडक्वार्टर पेरिस में. इसके मेंबर जो है उसमें 39 ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें कि इंडिया भी एक मेंबर है. FATF दो लिस्ट निकालता है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट. These inclusions serve as a warning to the country that it may enter the blacklist. तो जो ग्रे लिस्ट कंट्री होते हैं उनको माना जाता है कि वो सेफ हेवन होते हैं, सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, इसलिए उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है. और इसका मतलब ये होता है कि ये वार्निंग है उस कंट्री के लिए कि उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है. ब्लैक लिस्ट क्या है? कंट्री नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन ब्लैक लिस्ट. वैसे कंट्री जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज है उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है. ये जो कंट्री है वो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को. इफ द कंट्री इज नॉट एक्टिवली टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग इट इज देन ब्लैक लिस्टेड. So far only 2 countries have been blacklisted. They are Iran and North Korea. ये अगर कंट्री जो है वो एक्टिवली नहीं टैकल करेगा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है. अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज है जिनको कि ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, एक ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट ESI स्कीम, ये PIB का न्यूज है. द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ पायनियर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग comprehensive social security benefit like reasonable medical care and a range of cash benefit in terms of needs such as employment injury, sickness, death, etc. तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो एक पायनियर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जिसमें रीजनेबल मेडिकल केयर आता है, जैसे कि कैश बेनिफिट मिलेगा जब अगर जरूरत हो, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो, सिकनेस हो, डेथ हो उस समय पे.
It is covering about 3.49 crore of family unit of worker and providing matchless cash benefit and reasonable medical care to 13.56 crore beneficiary. ये जो है कवर करता है 3.49 करोड़ फैमिली यूनिट ऑफ वर्कर को और प्रोवाइड करता है कैशलेस बेनिफिट रीजनेबल मेडिकल केयर के लिए 13.56 करोड़ बेनिफिशरीज को. जो ESI स्कीम है टुडे स्टैंड इम्प्लीमेंटेड इन 568 डिस्ट्रिक्ट. ये जो है आज 568 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है सारे स्टेट में और यूटी पे सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़ के. Apart from various benefits, the employee cover under ESI scheme is also entitled to unemployment allowance. There are two unemployment allowance scheme namely. जो वेरियस बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है इसके अंदर, उसके अलावा ESI स्कीम में दो इंटाइटल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी है, जैसे कि पहला अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और दूसरा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना. ये न्यूज में क्यों आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ एक्सटेंडेड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम टू अरुणाचल प्रदेश विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है, जो कि 1 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा. जितने भी फैक्ट्रीज लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पापुम पेर में अरुणाचल प्रदेश के, जो कि एम्प्लॉय कर रहे हो 10 व उससे अधिक पर्सन को, वो एलिजिबल हो जाएंगे कवरेज के लिए अंडर ESI एक्ट 1948 के. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. ILO is an UN agency whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standard. जो ILO है वो एक UN एजेंसी है जिसका मैंडेट क्या है? एडवांस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना थ्रू सेटिंग कर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड. इसको फाउंड किया गया था 1919 में अंडर द लीग ऑफ नेशन. ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है UN का. ILO में के 187 मेंबर स्टेट है, जिसमें से 186 आउट ऑफ 193 UN मेंबर स्टेट प्लस दी कुक आइलैंड. तो जो 187 मेंबर है उसमें 186 मेंबर तो 193 UN मेंबर स्टेट वाले ही है और जो एक है वो कुक आइलैंड है. The ILO International Labour Standards are broadly aimed at ensuring accessible, productive, and sustainable worldwide in condition of freedom, equity, security, and dignity. तो जो ILO इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है वो ब्रॉडली उसका एम क्या है? इंश्योर करना कि एक्सेसिबल, प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल वर्क मिले पूरे वर्ल्ड में और जो कंडीशन और वर्किंग कंडीशन उसमें फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी और डिग्निटी हो. रिसेंटली इंडिया जो है वो एज्यूम किया है चेयरमैनशिप गवर्नमेंट बॉडी ऑफ ILO का. Labour and Employment Secretary Apurva Chandra had been elected as the chairperson of governing body of the ILO for the period October 2020 to June 2021. तो जो लेबर एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी थे अपूर्वा चंद्रा, वो इलेक्ट हुए हैं चेयरपर्सन के रूप में गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO के पीरियड अक्टूबर 2020 से 2021 के लिए. जो चेयरपर्सन होगा गवर्निंग बॉडी का ILO का, वो पोजीशन होगा इंटरनेशनल रेप्यूटेड का. द गवर्निंग बॉडी इज द एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ILO. और जो गवर्निंग बॉडी है वो एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है ILO का. जो गवर्निंग बॉडी है वो 3 बार साल में मिलता है, मार्च, जून और नवंबर में. फंक्शन क्या है गवर्निंग बॉडी का? तो इट टेक्स डिसीजन ऑन ILO पॉलिसी. ये डिसीजन लेता है ILO के पॉलिसी पे. डिसाइड करता है जो एजेंडा होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का. एडॉप्ट करता है ड्राफ्ट प्रोग्राम को और बजट को ऑर्गेनाइजेशन का और सबमिट करता है कॉन्फ्रेंस में. और इलेक्ट करता है डायरेक्टर जनरल को. The broad policy of ILO are set by the International Labour Conference, which meet once a year in June in Geneva, Switzerland. और जो ब्रॉड पॉलिसीज होता है ILO का वो सेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में, जो कि मीट करता है साल में एक बार जून में जेनेवा स्विट्जरलैंड पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस. Recently, Indian Meteorological Department has launched the South Asian Flash Flood Guidance System. तभी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को. इसका मकसद क्या है? हेल्प करना डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का और गवर्नमेंट का, ताकि वो टाइमली इवैक्यूएट कर सके प्लान को एक्चुअल इवेंट ऑफ फ्लडिंग के होने के पहले. South Asian Flash Flood Guidance System had been developed by US-based Hydrologic Research Center after the World Meteorological Organization and few South Asian countries put forth their views and the urgent need for such warning system. तो जो साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है US बेस्ड हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के द्वारा, जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ साउथ एशियन कंट्री ने अपना व्यू रखा था जो अर्जेंट जरूरत है उनको एक वैसा वार्निंग सिस्टम का. Based on the rainfall and potential flooding scenario, flash flood warning will be issued to the respective nation. और रेनफॉल और पोटेंशियल फ्लडिंग सिनेरियो को देखते हुए फ्लैश फ्लड वार्निंग इश्यू किया जाता है रेस्पेक्टिव नेशन को.
फ्लैश फ्लड थ्रेट वार्निंग विल बी इश्यूड 6 आवर इन एडवांस। जो फ्लैश फ्लड का थ्रेट होता है, थ्रेट वार्निंग होता है, वो 6 आवर एडवांस में इश्यू कर दिया जाता है, जबकि फ्लड रिस्क वार्निंग इश्यू किया जाता है 24 आवर्स इन एडवांस। वार्निंग अबाउट वाटर शेड लेवल विल बी इश्यूड 12 आवर्स इन एडवांस। और जो वार्निंग है वाटर शेड लेवल के बारे में वो 12 घंटे पहले दिया जाता है। India is leading the delegation of nations, including Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal, in sharing hydrological and meteorological data towards preparing flash flood forecast. इंडिया जो है लीड कर रहा है, जो डेलीगेशन है नेशन का, जिसमें कि भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है, जो कि शेयर करेंगे हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल डाटा ताकि प्रिपेयर किया जा सके फ्लैश फ्लड फोरकास्ट को। India's National Disaster Management Authority and the Central Water Commission partner in developing this system। तो जो इंडिया का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और सेंट्रल वाटर कमीशन वो पार्टनर किया डेवलप करेगा इस सिस्टम को। फ्लैश फ्लड होता है क्या है? तो फ्लैश फ्लड आर सडन सर्ज इन वाटर लेवल ड्यूरिंग और फॉलोइंग एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। जो फ्लैश फ्लड होता है वो सडन सर्ज हो जाता है वाटर लेवल पे ड्यूरिंग और फॉलोइंग जब इंटेंस स्पेल रेन का होता है। दीज आर हाईली लोकलाइज इवेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विच हैव वेरी हाई पीक एंड यूजुअली हैव लेस देन 6 आवर बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड पीक फ्लड। ये जो है काफी लोकलाइज इवेंट होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, काफी हाई पीक होता है, यूजुअली 6 आवर से कम का होता है ऑकरेंस ऑफ रेनफॉल और पीक फ्लड के बीच में। जो फ्लड सिचुएशन है वो वर्सेंस हो जाता है अगर चौक ड्रेनेज होगा व इंक्रोचमेंट व ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को, तो इसके कारण क्या है फ्लड का सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। फोरकास्टिंग फ्लैश फ्लड इज वेरी डिफिकल्ट एज एन इवेंट कैन ऑकर विद इन 3 to 6 आवर एंड द वाटर रन अप क्वालिटी इज वेरी हाई। जो फोरकास्ट करना है फ्लैश फ्लड को काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या है ये 3 से 6 घंटा के अंदर भी हो सकता है और जो वाटर रन अप क्वालिटी वो काफी हाई होता है। फ्रीक्वेंसी जो है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट का वो इंक्रीज हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण, और साउथ एशिया जो है वो काफी प्रोन है फ्लैश फ्लड के लिए, इस कारण ये न्यूज में आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एनर्जी फोरम। तो इंडिया एनर्जी फोरम इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी फोरम जो है वो एक एनुअल इवेंट है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। तो कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है पहले तो ये हम लोग को पता चला। इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर में और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी का इंपोर्टर है। Realizing the need for India to be an active and vocal stakeholder in the global oil and gas value chain, Niti Aayog initiated the first round table of global oil and gas CEO with the Prime Minister of India in 2016। रियलाइज करते हुए जो इंडिया का एक एक्टिव और वोकल स्टेक होल्डर है ग्लोबल ऑयल और गैस वैल्यू चेन में, नीति आयोग ने इनिशिएट किया था पहला राउंड टेबल ग्लोबल ऑयल और गैस के सीईओ का विद प्राइम मिनिस्टर के साथ 2016 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट करेंगे इंडिया एनर्जी फोरम को, जो कि 26 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है। दिस इज द 5th सच इवेंट ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये 5वां वैसा इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, जिसमें 45 सीईओ ऑफ मेजर ऑयल और गैस कंपनी के पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम विच विल इनेबल स्टूडेंट टू डाउनलोड देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12। तो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को, जो कि इनेबल करेगा क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपना डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट को। ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वो मैच करेगा ह्यूमन फेस को फ्रॉम डिजिटल इमेज से, जो कि पहले से स्टोर होगा उसके डाटाबेस में। कंप्यूटर और ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, मैप करेगा फेशियल फीचर से। फर्दर अ लाइव इमेज ऑफ द स्टूडेंट विल बी मैच विद द फोटोग्राफ ऑन द सीबीएसई एडमिट कार्ड ऑलरेडी स्टोर इन द रिपोजिटरी एंड वंस सक्सेसफुल द सर्टिफिकेट विल बी ईमेल टू द स्टूडेंट एज पर बोर्ड। और एक लाइव इमेज जो है स्टूडेंट का उसको मैच किया जाएगा, जो फोटोग्राफ सीबीएसई के एडमिट कार्ड में पहले से स्टोर्ड है रिपोजिटरी पे, और एक बार जब ये सक्सेसफुली मैच हो जाएगा तो सर्टिफिकेट जो है मेल कर दिया जाएगा स्टूडेंट को बोर्ड के द्वारा। ये जो एप्लीकेशन है अभी अवेलेबल है परिणाम मंजूषा और डिजी लॉकर पे। सीबीएसई ने पहले ही पुश किया है 12 करोड़ डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे, जो कि ओपन है, स्टूडेंट के लिए एक्सेस किया जा सकता है वहां से मार्कशीट को, पासिंग को और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम ब्रीफली जल्दी से रिवाइज कर ले। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। तो इसने हम लोगों ने देखा किसने अप्रूव किया, न्यू प्लान में है क्या, वल्चर का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है,
उसके बाद कौन कौन स्टेट में वल्नरेबल कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। देन हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये है क्या, कब इस्टेब्लिश किया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है, इसके मेंबर कितना है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। फिर हम लोगों ने देखा इसके लिस्ट के बारे में कि ये कौन सा लिस्ट निकालता है और कौन सा कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, कौन सा कंट्री को अभी रिसेंटली ग्रे लिस्ट में रखा गया है जैसे कि पाकिस्तान। अब थर्ड टॉपिक था हमारा ESI स्कीम, तो ये स्कीम है क्या और किसके लिए है, कौन सा स्टेट व यूटी जो है इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आया अभी तक, अनयूज में इसको क्यों लाया गया। देन हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ILO है क्या, कब फाउंड किया गया, कितने मेंबर है ILO के, ILO का एम क्या है, किस कंट्री को चेयरमैनशिप मिला है गवर्निंग बॉडी का, और फंक्शन क्या है ILO का। देन हम लोगों ने कवर किया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस, तो किसने लॉन्च किया इसको, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस का एम क्या है, किसने डेवलप किया, वार्निंग सिनेरियो क्या होगा, फ्लैश फ्लड आखिर है क्या। इंडिया एनर्जी फोरम नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, तो इंडिया एनर्जी फोरम है क्या, किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन इनोग्रेट कर रहा है IEF को। देन हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में देखा, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है क्या, किस लिए है, इस प्लेटफॉर्म पर ये एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है, CBSE इससे क्या करेगा, हम लोगों ने ये सब जाना। तो ये सारे बुलेट पॉइंट हमें मदद करेंगे हमारे आने वाले एग्जाम में। थैंक यू। That's all for today current affair. If you like our video, then subscribe the channel, hit the like button, share the video with your friend. This is our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.